ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने वीडियो के पहले ही में ही बोल दिया आपको कि वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आईसीसी मैथमेटिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको डिस्कस करूंगा, की कॉन्सेप्ट को इन ब्रीफ डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सम आप लोग को बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कमर्शियल मैथमेटिक्स पहला चैप्टर हमारा जीएसटी है, घबराने की बात नहीं। ये चैप्टर का दूसरा नाम मुझे लगता है परसेंटेज होना चाहिए था। आपको परसेंटेज आता है तो जीएसटी आता है। सबसे पहली बार आईजीएसटी सिलेबस में नहीं है, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वो नहीं है, खत्म बात। जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके, ये क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन पे लगता है। ये हम लोग इस चीज को मैं एक सम के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जीएसटी जो कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो दो भाग में बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा। जो भी आप एक प्रोडक्ट आपने बेचा, आपने जीएसटी कैलकुलेट किया और दूसरे बंदे से लिया सपोज 100 रुपीज, तो आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। 50 रुपया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, 50 रुपया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि अगर 10% है रेट जीएसटी का, मतलब 5% है एसजीएसटी का रेट और 5% है सीजीएसटी का रेट। हमारे क्लियर? देखिए, एक सम के माध्यम से सबको समझेंगे हम लोग। दो टाइप के सम्स हैं, एक जो आपका स्पेसिमन पेपर में दिया हुआ है, स्पेसिमन पेपर जो मैं पहले से सॉल्व कर चुका हूं, स्पेसिमन पेपर वाला सम्स जरूर से जरूर सॉल्व करना, बिकॉज 90% चांस है कि यही टाइप का सम्स दे, जहां पे एक टेबल बना हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, किसी किसी प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं है और आपको टोटल बिल निकालना है, ठीक है। उस टाइप के सम्स करना ही है। अच्छा, तो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, देख लो। जीएसटी हमेशा हमेशा सेल प्राइस पे निकलता है। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। मैंने बी को, ए ने बी को प्रोडक्ट बेचा सपोज 1000 रुपया में, जीएसटी का रेट है सपोज 12%, तो 120 रुपया जीएसटी निकलेगा सेल प्राइस में। और अगर डिस्काउंट है, अगर डिस्काउंट मेंशन है, डिस्काउंट है, तो प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट पे ही जीएसटी चढ़ता है। मतलब मान लो एक प्रोडक्ट है ए, मैंने इसे बेचा है 1000 रुपया में, ठीक है, मार्क प्राइस मान लो 1000 रुपया है, ठीक है, और मैंने बोला भैया कि इसमें डिस्काउंट मिलेगा आपको 20%, तो डिस्काउंट निकाल लो, 20% मतलब 200, ठीक है। तो 800 पे मेरा जीएसटी चढ़ेगा। मान लो जीएसटी का रेट है 5%, तो जीएसटी कितना होगा, प्राइस आफ्टर डिस्काउंट में आपका जीएसटी लगता है। इस चीज को याद रखिएगा, जो हमारा स्पेसिमन पेपर वाला सम है वहां पे ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। एक तो आपका ये टाइप का सम्स हो गया। जो एक सम है जो मैं करके आपको इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स क्या होता है सबको समझा दूंगा एक ही सम से, उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अभी मैंने कुछ नहीं बताया है, इस सम के माध्यम से हम लोग हर कुछ देख लेंगे। देखिए, ए एक मैन्युफैक्चरर है, ए ने प्रोडक्ट बी को बेचा जो कि होलसेलर है, बी ने प्रोडक्ट सी को बेचा जो कि रिटेलर है, सी ने डी को बेचा जो कि कस्टमर है, यह हमारा फाइनल कस्टमर है, ठीक है। मान लेते हैं प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ए ने बी को 1000 रुपया में प्रोडक्ट बेचा है, 1000 रुपये में, और रेट ऑफ जीएसटी मान लेते हैं कि भैया 12% है, मान लेते 12% है। तो इस स्टेप में, पहला ही स्टेप में देखो, जो जीएसटी कैलकुलेट करेंगे वो होगा 12% ऑफ 1000 रुपीज यानी कि 120, और इसी को पहला वाला जो केस है उसको हम लोग नेट जीएसटी भी कहते हैं। नेट जीएसटी यहां पे कैलकुलेट कितना हो रहा है, 120। इसमें से वो क्या करेगा, 60 रुपीज दे देगा स्टेट गवर्नमेंट को और 60 रुपीज क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। क्लियर हो गया? ये जो 120 है ये दिया कौन है, ये दिया है बी। बी ने 120 रुपया दिया है,
समझ लो, ए को बी ने 120 रुपया दिया है, तो बी के लिए ये 100 रुपया इनपुट जीएसटी है। जो जीएसटी आप पे कर रहे हो, पैसा पे कर रहे हो टैक्स के हिसाब से, वो आपका इनपुट होता है। हमें क्लियर? तो बी के लिए 120 क्या है? इनपुट जीएसटी। अब बी क्या करेगा? बी ने 1000 रुपया में खरीदा था, वो क्या करेगा? इसमें एक वैल्यू क्रिएट करेगा, वो 200 रुपया और प्रॉफिट करेगा, 1200 में बेचेगा। वो कितना बेचेगा? वो 1200 में प्रोडक्ट को बेच रहा है। ठीक है। अब जो टैक्स है, जीएसटी है, वो 12% इस पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मतलब 12% ऑफ 1200, तो जीएसटी होगा 144। देखो अब समझो बात को, ये 144 कौन दे रहा है? सी दे रहा है ना, और बी ले रहा है, तो बी के लिए ये आउटपुट जीएसटी है। बी का आउटपुट जीएसटी कितना है? 144। और सी के लिए ये इनपुट है, फॉर सी इट्स इनपुट जीएसटी। am I clear with what is input output? इनपुट कितना आपने पे किया, आउटपुट कितना आपको मिल रहा। डन। अब देखो 144 तो जीएसटी निकल गया, वो इसने इससे कैलकुलेट कर दिया, 120 तो पेमेंट हो गया, तो 144 को गवर्नमेंट को नहीं देगा, वो नेट जीएसटी यहां पे आएगा। नेट जीएसटी क्या होगा? देखो 144 माइनस 120, क्योंकि 120 को पे कर चुका है, 120 को पे कर चुका है, यानी कि 24। इसमें से स्टेट को कितना जाएगा? 12 रुपया, और सेंट्रल को कितना जाएगा? 12 रुपया। am I clear? ये हुआ नेट जीएसटी। अब देखो ध्यान से, इसने कितना वैल्यू क्रिएट किया था? 200 रुपया ना। 12% ऑफ 200 रुपीज क्या होता है? ₹24 ना, वही तो जीएसटी होता है, नेट जीएसटी मेरा। कितना वैल्यू क्रिएट हुआ है, उसी पे जीएसटी हर स्टेप पे निकलता है। ठीक है। जो आपको पे करना पड़ता है वो 24 रुपया पे करेगा, क्योंकि उसने प्रॉफिट जो है 200 रुपया ही बनाया है। समझ रहे हो? 1000 रुपये में तो उसने खरीदा था, अगर उसको पूरा 144 पे टैक्स देना पड़े फिर से, तो मुश्किल हो जाएगा तो। ठीक है। तो वो सबमिट करेगा, वो 144 पे कलेक्ट करके सबमिट करेगा गवर्नमेंट को, सिर्फ 24 रुपया। अब सी मान लेते हैं, सी ने उसमें 300 रुपया और ऐड कर दिया, मतलब 1500 का सामान बेचा। ठीक है। तो यहां पे जीएसटी क्या होगा? 12% ऑफ 1500, दैट इज हाउ मच? 180 रुपीज ना। चेक कर लेना एक बार, यहां पर भी नेट निकलेगा 180 माइनस 144, 144 तो सी दे चुका है, तो 180 माइनस 144 दैट इज 36। नेट जीएसटी 36 है, यहां पे 18 रुपया एस जीएसटी, 18 रुपया सी जीएसटी। हाँ, कस्टमर बेचारा जो है वो कितना पे करेगा? वो पे करेगा 1500 प्लस ये पूरा का पूरा जीएसटी ना फाइनली कस्टमर पे करता है, जो कि 180 रुपया है, जो कि है 120 प्लस 24 प्लस 36। नेट ऐड कर लोगे तो ये दोनों का, पहला वाला का नेट भी वही है भैया, नेट जीएसटी जो बोलना वही है। तो क्लियर हुआ इनपुट और आउटपुट क्या है? am I clear? इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, नेट जीएसटी, बस ये अगर आपको आता है, और जो एक सम जो स्पेसिमन पेपर में दिया हुआ है प्लीज आप उसे कर लेना। क्लियर है? और एक दो डिस्काउंट वाले सम्स को कर लेना, बस ये खत्म। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बैंकिंग चैप्टर। चलो बैंकिंग की बात करते हैं, तो बड़ा भैया ये तो बड़ा ही इजी चैप्टर है, यहां से 4 नंबर का भी अगर आ रहा है, 5 नंबर का भी आ रहा है, तो ये आपको मिलना चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें फॉर्मूला क्या है भाई, कि आप हर महीना बैंक में क्या करते हो, एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करते हो, जिसको हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। और मान लो आप 10 महीने के लिए जमा किए, 12 महीने के जमा के लिए, 2 साल के लिए जमा किए, तो एन इज नंबर ऑफ मंथ। अच्छा, यहां पे ना मैंने सबसे कॉमन मिस्टेक देखा कि फॉर्मूला में एन के जगह बच्चे नंबर ऑफ ईयर्स को बैठा देते हैं, एन नंबर ऑफ मंथ होता है। और मान लो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जाहिर बात आप जमा करो तो इंटरेस्ट मिलेगा, रेट आर है, तो जो इंटरेस्ट होता है वो होता है पी
इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 2400। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। आई एम नॉट गोइंग कि ये फॉर्मूला कैसे आया है, वो मैं पहले से डिराइव कर चुका हूँ, वो लॉन्ग वीडियो में आपको मिल जाएगा एमएल अग्रवाल में, अगर डिटेल में देखना है तो। ये फॉर्मूला है तो कैलकुलेट इंटरेस्ट। और सपोज 2 साल के लिए आपने जमा किया, 2 साल के बाद जो आपको पैसा मिलता है वो मिलता है कितना आपने जमा किया, एनपी प्लस इंटरेस्ट। यानी यहां से इंटरेस्ट क्या होगा, मैच्योरिटी अमाउंट माइनस एनपी, इसको मैच्योरिटी अमाउंट बोलते हैं। मतलब भैया 1 साल बाद 2 साल बाद जितना अमाउंट आपका बनेगा इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल यू डिपॉजिटेड, ठीक है, विच इज एन मंथ इंटू एवरी मंथ वॉट यू डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। बस यही फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है मैंने देखा, एन के जगह पे बच्चे नंबर ऑफ ईयर को ही बैठा देते हैं, रुपीज सिंबल लिखना भूल जाते हैं। सपोज द आंसर इज ₹600, प्रिंसिपल मांगा था, आपने ये कैलकुलेट किया, रुपीज सिंबल लिखना भूल जाते हैं। नंबर काट सकता है। इसमें 4 टाइप के सम्स है, इसमें मैं सम नहीं करा रहा हूं, ठीक है। एक है इंटरेस्ट निकालना, एक है मैच्योरिटी अमाउंट निकालना, एक है प्रिंसिपल निकालना, रेट निकालना, और एक है टाइम निकालना, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू द फॉर्मूला, सम्स आपने किया ही होगा, इसके कोई डिफिकल्ट सम नहीं आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नेक्स्ट चैप्टर हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड, या शेयर्स एंड डिविडेंड। अगेन अगर आपको लॉन्ग में देखना है इसका पूरा हर एक वीडियो का डिटेल, तो मैंने डाला हुआ है पहले से एमएल अग्रवाल में, पहले एक्सप्लेन किया चैप्टर को, फिर सम्स किया है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कुछ की कॉन्सेप्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। सपोज एक कंपनी एक शेयर बेच रहा है, ठीक है, आपने खरीदा है, तो कंपनी का ये कहना है कि भैया अगर फायदा होगा तो आपको हमारे बिजनेस में आपने जिस हिसाब से शेयर्स खरीदा, जितना शेयर खरीदा है उतना उस हिसाब से आपको फायदा भी मिलेगा, घटा हुआ तो आपको लॉस भी सहना पड़ेगा। पहले एक स्टेटमेंट देखो, अ कंपनी या ए बाइज ₹100 शेयर एट ₹120। इसका क्या मीनिंग होता है पहले समझो। ये होता है आपका नॉमिनल वैल्यू, जिसको हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं, और ये होता है मार्केट वैल्यू। अब ये क्या होता है, देखो कंपनी ना एक शेयर का ना एक वैल्यू फिक्स कर देता है कि भैया इतना में बेचेंगे हम लोग, नॉमिनल वैल्यू, सिंपल वे में समझा रहा हूं आपको। मार्केट पहुंचते पहुंचते उसका वैल्यू घट सकता है, बढ़ सकता है, या बराबर रह सकता है। इस केस में आपने ज्यादा में खरीदा है, जो मार्केट में आप खरीदते हो जिस प्राइस में, उसको मार्केट वैल्यू बोलते हैं। यहां पे आपने शेयर एट अ प्रीमियम खरीदा है, एट अ प्रीमियम, मतलब आपका मार्केट वैल्यू जो है वो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से ज्यादा है। ऐसा भी हो सकता है, ए बाइज ₹100 शेयर एट ₹80, आपने डिस्काउंट में लिया है, मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू, एट अ डिस्काउंट में खरीदा है। यह भी हो सकता है कि मैन बाइज ₹100 शेयर एट पार वैल्यू, एट पार का मतलब होता है कि नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम है, यानी 100 का शेयर था, मार्केट में भी आपको 100 ही का मिला। ये क्लियर है, एट अ डिस्काउंट, एट अ प्रीमियम और एट पार। अब देखो कंपनी का जब आप शेयर खरीद रहे हो तो कंपनी आपको इंटरेस्ट देता है, शेयर कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर, शेयर का प्राइस ऊपर है नीचे है, उस इंटरेस्ट को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड कैसे निकालते हैं, डिविडेंड निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने खरीदा है इनटू नॉमिनल वैल्यू। आपने कितना में खरीदा है, गवर्नमेंट कंपनी को उससे कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी ने वो शेयर कितना में इशू किया था उस पर वो देगा। आपने 120 रुपये खरीदा, लेकिन कंपनी ने बेचा था नॉमिनल वैल्यू 100 रुपया, तो वो 100 रुपया के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। आप सोचोगे कि 10% इंटरेस्ट है, एक शेयर लिया है 120 रुपया का, तो 12 रुपया इनकम हो जाएगा। नहीं, आपको 10 रुपया इनकम होगा। मान लो कंपनी ने 100 रुपये में नॉमिनल वैल्यू में शेयर छोड़ा था, तो आपको 10 रुपया मिलेगा। तो डिविडेंड इज कैलकुलेटेड और नॉमिनल वैल्यू। बेसिक मिस्टेक है, बच्चे यहां पे मार्केट वैल्यू लिख देते हैं, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाई 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाई 100। अब देखो आप सोचोगे कि भैया, अच्छा पहले इससे बड़ा, इससे छोटा सा एक चूज कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। आप कितना खर्चा कर रहे हो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब आप सोचोगे भैया मैंने 120 में खरीदा,
कंपनी को मुझे 12 रुपये देना चाहिए 10% के हिसाब से फायदा में, वो मुझे मैंने 120 रुपये में खरीदा, 10% दे रहा है तो मुझे 12 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी नॉमिनल वैल्यू पे दे रहा है, मुझे 10 रुपये मिल रहा है, थोड़ा कम मिला मुझे, ऐसा क्यों? ज़्यादा ही मिल सकता है डिस्काउंट में खरीदोगे तो आप, लेकिन ये किस लिया मैंने? प्रीमियम में। आपने नॉमिनल वैल्यू था 100, आपने प्रीमियम में खरीदा। तो यहां पे आता है एक टर्म परसेंटेज रिटर्न या यील्ड भी कहते हैं। ये क्या होता है? डिविडेंड इनकम, एनुअल इनकम, डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट, आप कितना खर्चा कर रहे हो इनटू 100, खत्म। ये होता है परसेंटेज रिटर्न और यील्ड। इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, इसी को अगर ब्रेक करें, डिविडेंड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, है कि नहीं? नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू मार्केट वैल्यू, बाय मार्केट वैल्यू। ये भी फॉर्मूला हो सकता है परसेंटेज रिटर्न या यील्ड का। Am I clear? चल, अच्छा कुछ टर्म और देखना है। सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड क्या होता है? सेल प्रोसीड क्या होता है? आप शेयर खरीदते हो इस नियत से कि शेयर्स का दाम जैसे बढ़ेगा मैं बेच दूंगा, और जो भी पैसा आएगा उससे कहीं और इन्वेस्ट करूंगा। तो सेल प्रोसीड क्या होता है? अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग शेयर्स। आपने शेयर्स जब बेचा तो जो पैसा आपके पास आया उसे सेल प्रोसीड कहते हैं, और बहुत सारे केसेस में होता है सेल प्रोसीड करके हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट बना देते हैं किसी और शेयर्स में। तो ये याद रखिएगा, ठीक है? कितने बच्चे ना परसेंटेज रिटर्न यील्ड का मतलब नहीं समझते, यील्ड दिया हुआ है वो लोग नहीं निकाल पाते। यार भैया परसेंटेज रिटर्न डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, खत्म। ये फॉर्मूला याद है आपको, ये फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखिए आप, अगर मान लो शेयर्स था, नॉमिनल वैल्यू था ₹100, आपने प्रीमियम में खरीदा 12%, मान लेते हैं, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? मार्केट वैल्यू होगा नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम विच इज 12% ऑफ 100, विच इज 112। सपोज नॉमिनल वैल्यू ₹100 था, आपने डिस्काउंट में खरीदा 12%, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस 12% ऑफ 100, दैट इज 88। जब भी प्रीमियम दिया हो सबसे पहले आप मार्केट वैल्यू निकाल लो, सब जब भी डिस्काउंट दिया हो सबसे पहले आप मार्केट वैल्यू निकाल लो। क्लियर? और ये सब फॉर्मूलाज आपको लगेंगे। एक सम में कराऊंगा यहां से, देखिए इंपॉर्टेंट सम मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, ठीक है? आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आईसीसी इंपॉर्टेंट सम करके, लेकिन फिर भी जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सम लगा यहाँ पे वो मैं करना चाहूंगा आपके सामने, ठीक है? बुक कहाँ गया भाई? या एम एल अग्रवाली का है, देखो मैं पढ़ता हूं। कहाँ गया भाई? अभी भी तो देखा था, सेल प्रोसीड, there was a sum on sale proceed, yeah। सचिन इन्वेस्ट रुपीज दे दिया है भाई, सचिन इन्वेस्ट लिख लो, क्या क्या दिया हुआ? ₹8,500 इन 10% ₹100 शेयर। 10% ₹100 शेयर का मतलब होता है रेट ऑफ डिविडेंड है 10%, ₹100 शेयर मतलब नॉमिनल वैल्यू है ₹100 एट ₹112। फाइंड इज एनुअल, 170 है, 170 सॉरी। Sachin invests ₹8,500 in 10% ₹100 share at ₹170. He sells the share when the price of each share rises by ₹30. जब प्राइस ऑफ ईच शेयर 170 प्लस 30 हो गया 200, तो वो शेयर्स को बेच दिया। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड, जो भी पैसा मिला उसको वो इन्वेस्टमेंट बना लिया। कहां पे? इन अनदर शेयर जिसका रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, ₹100 शेयर, नॉमिनल वैल्यू इज ₹100, सेलिंग एट ₹125, ठीक है? ये सवाल है आपका। कैलकुलेट द सेल प्रोसीड, द नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बॉट, ₹125 शेयर्स ही बॉट, द चेंज इन इज एनुअल इनकम। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालिए। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होता है? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। मैंने बोला था ना इन्वेस्टमेंट होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। क्लियर है? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है भाई? 8500 बाई 170, 50 शेयर्स। इस 50 शेयर्स में उसका डिविडेंड क्या बनेगा?
नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, यानी कि 500 रुपया। अब बंदे ने क्या किया, जब 200 रुपया दाम हुआ तो बेच दिया, तो सेल प्रोसीड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस ऑफ ईच शेयर, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड इज 50, यानी कि 10,000 इज द सेल प्रोसीड, है कि नहीं। अब इस 10,000 को वो इन्वेस्टमेंट बना दिया, सही है। तो यहां पे डिविडेंड क्या होगा भाई, यहां पे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स होगा इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, मतलब 10,000 था ना, 10,000 बाई 125, क्लियर है। इसको आप काट लो, 525 जा 5, 2000 टाइम्स 5 जा 5, 400, 5 1 जा 580, मतलब 80 शेयर्स खरीदा है। तब डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड बाय 100, मतलब के 960 रुपीज। चेंज इन हिज इनकम क्या हो रहा है, 460 रुपीज। आई होप द कैलकुलेशन इज ओके, क्लियर है। तो इस टाइप के सम बड़े ही इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ रुपीज 100 शेयर ही बाइज 80 एंड द चेंज इन हिज एनुअल इनकम विच शुड बी हाउ मच, 960 माइनस 500 दैट्स 460। चलो ये तो हो गया हमारा, आई थिंक। अच्छा, परसेंटेज रिटर्न को रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, याद रखिएगा। परसेंटेज रिटर्न को रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। जैसे यहां पे अगर रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज रिटर्न आपको निकालना होता तो डिविडेंड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, क्लियर है। चलो अब अलजेब्रा का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो अलजेब्रा में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है लीनियर इनइक्वेशन। बड़ा इजी है, अगर इससे सवाल देता है तो आपको पूरा नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है मिस्टेक्स करते हैं बच्चे इसमें, वो देखो ध्यान से, मैं डायरेक्ट आता हूं मिस्टेक्स पे। सपोज 2x माइनस 5 लेस देन 3x प्लस 2 प्लस नहीं माइनस 10 ले लेते हैं। सपोज बच्चे क्या करते हैं, देखो 2x माइनस 3x ट्रांसपोज किया, ठीक है, माइनस एक्स लेस देन माइनस 5, फिर ये कैंसिल कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। यू कैन नेवर 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 कैंसिल नेगेटिव साइन लाइक दिस। तब क्या करेंगे भाई, माइनस एक्स लेस देन माइनस 5 था, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 एंड व्हेन you do so what happened, the inequality sign changes, so x is greater than 5। सिमिलरली अगर आपका ऐसा है माइनस एक्स ग्रेटर देन 5, तो मल्टीप्लाई विथ इसका माइनस साइन हटाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है -1 से। यहाँ का -1 यहाँ मत ले लीजिएगा, मतलब कोई बच्चा अगर ऐसे कर देगा तो रॉन्ग हो जाएगा। आप माइनस साइन इधर अगर भेजना चाहते हो तो दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई करो, और रूल ये कहता है कि अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x लेस देन -5। अब मैं क्लियर, ये बेसिक मिस्टेक है जो मैं बच्चों को देखता हूँ, तो ये मिस्टेक मत करना, क्लियर है। अच्छा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एक सम के द्वारा मैं नंबर लाइन कहाँ पे बच्चे इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर क्या होता है सब पता रहना चाहिए। बच्चे मैं देखता हूँ कि रियल नंबर है लेकिन इंटीजर का डायग्राम बना के आ गए। इस सम से समझिए आप, -8 1/2 लेस देन -12 -4x, दिस x बिलोंग्स टू इंटीजर। सॉल्व करने बोला है, क्या करने बोला है, सॉल्व करने बोला है, नंबर लाइन बनाना है। सॉल्व करने मतलब आपको सॉल्यूशन सेट देना पड़ेगा। सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, नंबर लाइन देना पड़ेगा आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन सेट क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज दिस रिलेशन। सिंपल सा लॉजिक है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और होगा, रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, x का वैल्यू कहां से आ रहा है, x का वैल्यू इंटीजर से आ रहा है ना, तो इंटीजर इज योर रिप्लेसमेंट सेट। एम आई क्लियर। रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट में क्या फर्क है,
रिप्लेसमेंट सेट इंटीजर है, सॉल्यूशन सेट निकालेंगे हम लोग। क्या करते हैं हम लोग, दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। इंटीजर बोला, याद रखिएगा, मान लेते हैं रियल नंबर बोला है, मान लेते हैं और इंटरेस्टिंग करते हैं। तो बच्चा क्या करता है, लेस देन माइनस हाफ माइनस 4x ट्रांसपोज करके x को पॉजिटिव करना है, x को पॉजिटिव ही रखना हमेशा बेटर होगा। तो 4x लेस देन माइनस हाफ प्लस 8 1/2, 4x लेस देन 8, x लेस देन 2, डन। ठीक है, दूसरा पार्ट, यहां से यहां पहला पार्ट, यहां से यहां दूसरा पार्ट, माइनस हाफ माइनस 4x लेस देन इक्वल टू 7 1/2, तो माइनस हाफ माइनस 7 1/2 लेस देन इक्वल टू 4x। सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 8, मतलब माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 4x। 4 नीचे आ सकता है, ये वाला 4 से आप डिवाइड कर लो, नेगेटिव नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते आप, तो माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x। अब इनको क्लब करके लिखना ही हमारा सॉल्यूशन सेट है। देखिए कैसे लिखते हैं, x is such that, x is such that, फिर इन दोनों में से 2 माइनस टू छोटा ना, तो ये वाला पहले लिखेंगे, माइनस 2 लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन 2 एंड x लेस देन 2। सही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये आप सेट में लिखना, अगर ये नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे तो रॉन्ग कर देंगे, ऐसे छोड़ दोगे रॉन्ग कर देंगे, नंबर काट लेंगे भाई। ये है सॉल्यूशन सेट। कितने बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्यूशन सेट तो लिखना है, चलो टेबुलर फॉर्म में लिख दे रहे हैं, माइनस 2 से 2 है ना, माइनस 2 इक्वल है माइनस 2 माइनस 1 0 1, रॉन्ग हो गया, रियल नंबर है, मतलब माइनस 2 से लेके 2 तक सब नंबर है, माइनस 2 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड नहीं है, लिखा मैंने यहाँ पे। आप टैबुलर फॉर्म में कभी भी सॉल्यूशन सेट नहीं लिख पाओगे इसका, क्या बोलते हैं, रियल नंबर का। हाँ, इंटीजर होता तो यहाँ पे आई लगा दो या ये लिख दो, दोनों ही चलेगा इंटीजर के केस में, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे नहीं चलेगा। नंबर लाइन कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, 0 होना चाहिए आपके नंबर लाइन में, और जहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 वैल्यू ज़्यादा ले लेगा, पीछे जाएगा, जहाँ खत्म हो रहा है 1 2 वैल्यू आगे। -2 पे एक सर्कल बनाओ, 2 पे एक सर्कल बनाओ, बीच वाले को पूरा शेड कर दो, -2 इक्वल टू है तो इसको भी शेड कर दो, खत्म। 2 को शेड नहीं किया, 2 इक्वल टू नहीं था, समझ रहे हो। और अगर यही इंटीजर होता, मतलब सपोज यहाँ पे इंटीजर होता, सपोज यहाँ पे इंटीजर होता, तो मेरा आंसर होता -2 -1 0 1। तो क्या करते हैं हम लोग, -3 -2 -1 0 1 2, हम लोग ना एक सॉलिड डॉट से उसे डिनोट करते, सॉलिड डॉट, बस ये हो गया नंबर लाइन। नंबर लाइन और ये आना चाहिए आपको, बहुत कॉमन मिस्टेक है नंबर लाइन। अगर यहाँ पे किसी ने बच्चे ने शेड नहीं किया, रॉन्ग हो जाएगा। कितने बच्चे ब्रैकेट भी यूज करते हैं इस प्रकार के, वो भी कर सकते हो आप। नंबर लाइन में एरो होना जरूरी है, जरूरी है। सॉल्यूशन सेट में ये कर्ली ब्रैकेट देना जरूरी है, जरूरी है। ये सॉल्यूशन सेट है, ये आपका रिप्लेसमेंट सेट है, समझिए, और कुछ नहीं है इसमें समझने का। ये यहीं पर बच्चे रॉन्ग करते हैं, रियल नंबर दिया रहता है, वो रोस्टर फॉर्म लिख देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिखते उसका, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, मतलब एलिमेंट्स को लिख देते हैं, एलिमेंट्स नहीं लिख सकते आप भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा, ये क्लियर हो गया होगा आई बिलीव। इसमें ऐसा ही कुछ समझेगा। अच्छा, वो इंटरसेक्शन यूनियन वाले सम्स नहीं है, माइनस p माइनस क्यू, क्यू माइनस p, इस टाइप के सम्स नहीं देता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, भैया इसके 3 टाइप के सम है। एक है सॉल्व देगा तो सिद्धाचार्य फॉर्मूला, एक है नेचर ऑफ रूट्स, और एक है आपको प्रॉब्लम सम। इन दोनों में से एक सम पक्का है, यहां से एक सम पक्का है, ठीक है। अच्छा, सॉल्व में हम सिद्धाचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर कोई भी ax² + bx + c = 0 इक्वेशन है, तो उसका x का वैल्यू क्या होता है, -b ± √b² - 4ac/2a, दैट्स अ सिद्धाचार्य फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले लेते हैं, रुक जाओ। हाँ, x² - 4x + 1 = 0। सॉल्व बोला है, मतलब मिडिल टर्म तो होगा नहीं, मिडिल टर्म में जाना मत। तो a क्या है 1 लिख लो, b क्या है -4, c क्या है 1, चेक करो, सबको एक तरफ लिया हो, चेक करो। तो x क्या होगा, -b ± √b², मतलब -4 का स्क्वायर 16 -
4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 है, तो 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 12 बाई 2। इसको और छोटा कर सकते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जोड़ा में बाहर निकल जाएगा, मतलब 4 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 2। फिर रूट 3 का वैल्यू बैठा दो 1.732 निकाल लो। अच्छा, आपको स्क्वायर रूट टेबल दिए जाएंगे, सपोज यहाँ पे रूट 5 होता, तो आपको स्क्वायर रूट टेबल में जैसे वैल्यू लिखा हुआ फ्लो प्लेसेस 3 प्लेसेस डेसिमल पूरा उतारिएगा, राउंड ऑफ मत करिएगा, राउंड ऑफ फाइनल आंसर कीजिएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाओ। अगर कोई सम मुझे मिलता है, सपोज मेरा फाइनल आता कुछ ऐसा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 85/6 सपोज, तो हम स्क्वायर रूट टेबल से पूरा का पूरा रूट 85 का वैल्यू बैठाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ 9.219। तो बच्चा कहने नहीं सर मैं 9.22 कर दूंगा, राउंड ऑफ कर दूंगा, नहीं मत करना, बाई 6 मतलब ये होगा 1 प्लस 10.2196/6 और माइनस 8.2196/6। अब इसको पूरा कैलकुलेट किया ये लोग और उसे फिर राउंड ऑफ करना है। Am I clear? इसे पूरा कैलकुलेट करना, जितना प्लेसेस में है पूरा प्लेसेस में आप कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद जैसे कि ये आ रहा है, ये लोग डायरेक्ट राउंड ऑफ करके लिखा है आंसर 1.70 और 1.37 2 प्लेसेस। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करना। बच्चे यहीं पर राउंड ऑफ कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा, दे विल नॉट गिव यू मार्क्स। ठीक है, तो एक तो हमारा सिद्धाचार्य फॉर्मूला हो गया, और सिद्धाचार्य फॉर्मूला से ही अच्छे सिग्निफिकेंट फिगर और डेसिमल प्लेसेस याद रखना, वो अलग अलग होता है। मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। इन दोनों को मिक्स मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स भैया, ये जो आपका आंसर आया, जो एक्स का आंसर आया, जो रूट्स आया, जिसको रूट्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर क्या बोलेंगे -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू 2 आएगा और एक्स का वैल्यू 3 आएगा। 2 स्क्वायर 4 -10 प्लस 6 3 स्क्वायर 9। ठीक है, तो इसी को रूट्स बोलते हैं। ओके, 2 रूट होता है। तो ये रूट यहाँ पे इस केस में देखो रियल नंबर है और अनइक्वल है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि रूट इररेशनल हो, मतलब अभी हमारा आया था ना रूट ऑफ 85, जो आंसर आया था वो सपोज आपका आंसर कुछ ऐसा आया 1 प्लस रूट 85/6, तो ये इररेशनल रूट हो गया, या इमेजिनरी रूट भी आ सकता है, जो जाहिर सी बात है 11 का कॉन्सेप्ट है। बट अभी के लिए हमें जानना क्या है कि भैया नेचर ऑफ रूट में अगर b² - 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो रियल रूट है क्या है, और अगर b² - 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट होता है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहली बात। ओके, b² - 4ac if it is less than 0 then we have imaginary root, and if it has greater than 0 then you have real roots। ठीक है, अब रियल के बिना देखो 2 केस है। अगर b² - 4ac 0 के बराबर आ जाए तो रियल रूट्स होंगे और इक्वल भी होंगे। x² - 4x + 4 = 0, इसको सॉल्व करो, दोनों रूट 2 आएगा, रूट्स आर इक्वल, यस और नो, रियल। और b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल प्लस डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होगा। ठीक है, और अगर b² - 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो यू गेट रियल, डिस्टिंक्ट और रैशनल रूट, रैशनल। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो यू गेट रियल इररेशनल रूट, रूट इस टाइप का रूट मिलेगा आपका। क्लियर है नेचर ऑफ रूट्स? नेचर ऑफ रूट से सम बन सकता है आपको। नेचर रूट से क्या बोलेगा आपको, देखो इस टाइप का सम्स बोलेगा। मैं एक दिखा रहा हूं आपको, कहाँ गया भाई, यस, x² + p - 3x + p = 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। भैया a क्या है 1, b क्या है p - 3, c क्या है p, तो कंडीशन क्या है रियल इक्वल रूट्स का, b² - 4ac = 0। अब इसको सॉल्व करके p का वैल्यू निकाल लो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, p का 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, ये सॉल्व करके देख लो। नेचर ऑफ रूट्स क्लियर है, उसमें ऐसे टाइप के सम्स आएंगे। प्रॉब्लम सम, थर्ड है हमारा प्रॉब्लम सम।
अब प्रॉब्लम सम में भैया देखिए आपको रीड करना आना चाहिए और इक्वेशन फ्रेम करना आना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो बहुत बार आ चुका है वो है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का सम, लेकिन इस बार मुझे लगता है होटल बिल इस टाइप के सम्स देगा, या बच्चे रोज एंड कॉलम्स में खड़े हुए हैं उस टाइप के सम्स दे सकता है, जहाँ पे मनी इन्वॉल्व है उस टाइप के सम्स दे सकता है। आप लोग पिकनिक जा रहे हैं, इतने बच्चे जा रहे हैं, इतने बच्चे एब्सेंट हो गए तो अब ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, उस टाइप के सम्स। समझ लो, मैं आपको दोनों टाइप का सम्स एक करके दिखाता हूँ। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सिनारियो दिया रहता है, हमेशा 95% ऑफ द केसेस में दो सिनारियो रहता है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस दिया रहता है। मैं एक सम रीड करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको इक्वेशन बना के दिखाऊंगा सिर्फ, ठीक है। एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद विंड, नहीं इससे अच्छा रुक जाओ, हाँ 29 है ये एम एल से। द डिस्टेंस बाई रोड बिटवीन ए एंड बी is 216 किलोमीटर एंड बाय रेल से जाओगे तो 208 किलोमीटर रेल से। A car travels at a speed of x किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे स्पीड क्या है, रोड से जा रहा हो x किलोमीटर पर आवर, एंड अ ट्रेन ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर फास्टर, मतलब इसका स्पीड क्या होगा x प्लस 16। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए, यहाँ पे टाउन क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यहाँ पे टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्लियर है, यही होता है मेजॉरिटी ऑफ द सम्स पे, ये होता है। अब क्या दिया भाई, ये T1 मान लो, ये T2 मान लो। इफ द ट्रेन टेक्स 2 hours लेस, मतलब T2 T1 से छोटा है, कितना, 2 hours। सॉल्व फॉर x, सिंपल सा बात है, T2 छोटा है, मतलब दिस माइनस दिस, ये छोटा है ना, डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है ना, चेक करो, बस हो गया ये क्वेश्चन। अब सॉल्व करना है हमें, ये सबसे बेसिक सम है, ठीक है। और एक मैं सम समझा दे रहा हूं इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। देखिए 34 7,500 were divided equally among a certain number of students। आपके पास टोटल था 7,500, नंबर ऑफ स्टूडेंट x था, आपने सबको इक्वली दिया, मतलब सबको कितना मिला, ईच स्टूडेंट गेट्स 7500 बाई x। ये तो क्लियर है, क्या बोला उसके बाद, कहां गया भाई, या had there been 20 less student, अगर वहां 20 बच्चे कम होते, 20 बच्चे कम होते, तो अभी हर बच्चे को कितना मिलेगा, इतना मिलेगा ना अभी। अगर वहां 20 बच्चे कम होते, इफ देयर वर 20 लेस चिल्ड्रन ईच वुड हैव रिसीव 100 मोर, मतलब इसका डिफरेंस है ₹100, सबको 100 ज्यादा मिलता, मतलब दिस इज बिगर, दिस द अमाउंट विच दे गेट इज बिगर, सो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, क्लियर है। और जाहिर सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो बड़ा होगा फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर छोटा है तो बड़ा है फ्रैक्शन, x minus 20 is definitely smaller than x, so this is a bigger fraction, sorry, and this is a smaller fraction। क्लियर है, चलो तो इस टाइप के सम्स कर लेना। फिर से स्पीड वाले जितने हैं सम्स कर लेना। 480 is divided among x children if the number of children were 20 more, x plus 20 हो जाएगा। A trader buy x article for total cost of 600, 36 नंबर, इस टाइप के सम्स देख लेना। Am I clear? चलो अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टराइजेशन। चलो फैक्टराइजेशन को समझते हैं। फैक्टराइजेशन में देखिए आप रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम में आपके किस टाइप के सम्स बन सकते हैं। एक तो आपको सिंपल रिमाइंडर निकालने बोलेगा, मैं डायरेक्टली आ रहा हूं मुद्दे की बात। एक आता है आपको एक फैक्टर दिया रहेगा, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, नोमियल बोलेगा कि भैया ये x माइनस 2 इसका फैक्टर है, चेक करो और फिर फैक्टराइज करो। या फिर एक पॉलिनोमियल दे देगा, आपको फैक्टराइज करना होगा, या तो फिर एक पॉलिनोमियल में एक अननोन दे देगा
एक अननोन दे देगा, आपको वो अननोन का वैल्यू निकालना हो, ठीक है। या कभी कभी देता है व्हाट शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू दिस पॉलिनोमियल सो दैट इट इज डिविजिबल बाय x माइनस वन और इट लीव्स द रिमाइंडर व्हेन डिवाइड बाय x प्लस टू। इस टाइप के सम्स देगा। सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज करना। एक सम देखते हैं, बिकॉज ये आता है तो ये भी आता है, उसी के माध्यम से ये समझ लेंगे हम लोग। देखिए एक सम है एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8, बोला कंप्लीटली फैक्टराइज। देखिए हम लोग पहला फैक्टर ना ट्रायल एंड एरर मेथड से निकालते हैं। इसको fx ले लो। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या है कि आप पहले f(1) पुट करो और चेक करो क्या 1 पुट करने से ये 0 आ रहा है पूरा। और 8 का फैक्टर्स क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है। तो ये सब नंबर से आपको चेक करने होते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 8। चलो हम लोग पहले -1 से चेक कर रहे हैं। तो -1 का क्यूब -7 -1 का स्क्वायर प्लस 14 -1 -8, तो ये हो गया -1 -7 -14 -8। ये 0 नहीं आ रहा भाई, -30 आ रहा है ना, ये 0 नहीं आ रहा है। मतलब x इक्वल्स टू -1, मतलब x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। हाँ ये बोलता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइड बाय x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 करते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू -1 और -1 पुट कर देते हैं, तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया। समझ में आया? तो अब दूसरा वैल्यू पुट करो f(1), तो क्या होगा 1 क्यूब -7 1 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 1 -8, यानी कि 1 -7 प्लस 14 -8, ये 0 आ रहा है। चेक कर लो, यानी कि x इक्वल्स टू 1, यानी कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 1 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। मतलब x माइनस 1 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। खत्म। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हाउ टू गेट द अदर फैक्टर्स। 3 फैक्टर मिलेगा आपको, 3 फैक्टर। जस्ट डिवाइड दिस बाय x माइनस 1, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 8। x माइनस 1 से डिवाइड करो, पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर, साइन चेंजेस, कैंसिल्स आउट, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x, माइनस 6x से मल्टीप्लाई करो, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो सीख लीजिए। 8x माइनस 8 प्लस 8 से मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस 8, साइन चेंजेस, कैंसिल्स, मतलब x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आ गया। अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर दो भाई, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4, यानी कि x माइनस 2 x माइनस 4। यानी कि फैक्टराइज कैसे करोगे, पहला फैक्टर है x माइनस 1, दूसरा है x माइनस 2, तीसरा है x माइनस 4, ये हो गया। और आपको आंसर ऐसे लिखना, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो आंसर, बीच में कॉमा नहीं दोगे। हेंस फैक्टराइज बोला है, फैक्टराइज बोला है मतलब पूरा फैक्टराइज करके लिखना पड़ेगा, पूरे मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे फैक्टर्स को, ठीक है। तो ये टाइप का सम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने बोला है जिस टाइप के सम्स, उस टाइप के सम्स आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट सम है मैं पहले ही दे चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में दे सकते हो, वो प्लेलिस्ट पे आप सम्स कर लोगे, इनफ है। क्लियर है रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम? चलो नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहली बात कि रेशियो के जो एक्सरसाइज है उससे सम नहीं पूछने वाला है भाई, प्रोपोर्शन से सम पूछेगा, ठीक है। प्रोपोर्शन में 2 टाइप के सम्स बनेंगे आपके। एक है आपका, मैं बता दे रहा हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको प्रोपोर्शन पढ़ना है, उसमें आपके 2 टाइप के सम बनते हैं। एक होता है के मेथड और एक होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला सम, ठीक है। और इसमें क्या मैं समझाऊं, इसमें आपको की मेथड बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, डिफरेंट सम्स है। और कॉम्पोनेंट डिविडेंडो तो बड़ा सिंपल सा सम रहता है। मैं एक एक सम करके दिखाता हूं आपको, देखो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहले के मेथड से देख लो कि भैया ए बी सी डी आई इन प्रोपोर्शन, ए बी सी डी आई इन प्रोपोर्शन मतलब ए बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, ठीक है। प्रूव दैट
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी डी प्लस डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस सी डी प्लस डी स्क्वायर। ये प्रूफ करने बोला, ऐसे सम देगा एक, ठीक है। ये सम आपको दे सकता है, जस्ट अ सेकेंड। तो ये सब हम लोग क्या चीज़ से करेंगे, जाहिर सी बात है के मेथड से करेंगे। के मेथड क्या होता है, देखो समझो, आपको जो रेशियो दिया हुआ है सीरीज ऑफ रेशियोज, उसे आप के ले लो, उसे आप के ले लो। उसका ए का वैल्यू क्या होगा, बी के, और सी का वैल्यू क्या होगा, डी के होगा ना। बस सब्स्टिट्यूट कर दो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये वाला पार्ट देखो पहले तो, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, ए बी मतलब बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर एज इट इज, नीचे में ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। चेक करो, वैल्यू बैठा दिया, यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, बी स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, कैंसिल, ये बच गया। इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसको भी सेम तरीका से सॉल्व करेंगे। सी को डी के यहाँ पुट करो तो डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, चेक करो मैंने पुट किया है, डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के प्लस डी स्क्वायर, यही आएगा ना। अब डी स्क्वायर कॉमन ले लो तो के स्क्वायर प्लस के प्लस वन, डी स्क्वायर कॉमन ले लो, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, सेम आया। तो LHS और RHS सेम ही है, ठीक है। और एक मीन प्रोपोर्शन वाला भी सम देता है, ये क्लियर है। एक आपको मीन प्रोपोर्शन का सम करके दिखा रहे हैं। मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि मान लो ए बी सी, बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी। इसका मतलब होता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ये याद रखियो। सम है ए बी सी एंड if b is the mean proportion between a and c, show that a to the power 4 plus a square b square plus b to the power 4 by b square plus b square c square plus c to the power 4 equals to a square by c square। डन, ये प्रूव करने वाला पढ़ है, बड़ा इजी है। देखो के लेट कर लो तो a इक्वल्स टू बी के होगा, b इक्वल्स टू सी के होगा, बी का वैल्यू यहां पुट करो तो बी सी के स्क्वायर हो जाएगा। ए और बी को आप सी के टर्म में लिखो, अब यहां रिप्लेस करो। ए टू द पावर 4 क्या होगा, सी टू द पावर 4 के टू द पावर 8 सी टू द पावर 4, हाँ ये होगा भाई, ठीक किया क्या हम लोगों ने। ए टू द पावर 4 को मैंने लिखा है सी टू द पावर 4, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब होता है सी स्क्वायर के 4, बी टू पावर 4 सी 4 के 4, दिखता रहेगा, बी टू पावर 4 सी टू पावर 4 के टू पावर 4, बी स्क्वायर सी स्क्वायर मतलब सी टू पावर 4 के स्क्वायर, सी टू पावर 4 सी टू पावर 4 ही होगा। अब ऊपर अगर आप कॉमन लोगे तो सी स्क्वायर और के 4 कॉमन होगा तो क्या बचेगा भाई, के टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर। नीचे में कुछ गड़बड़ किया हम लोगों ने, सी टू पावर 4 चलो लेते हैं, सी टू पावर 4 कॉमन लो, नहीं ठीक तो किया, सी टू पावर 4 ये आ रहा है, ठीक है, ये और ये 1 होगा भाई, 1 नहीं होगा, क्या गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने। ए स्क्वायर बी स्क्वायर था ना, ए स्क्वायर मतलब गड़बड़ा है। देखो ए स्क्वायर मतलब क्या है, सी स्क्वायर के टू द पावर 4, सी स्क्वायर के टू द पावर 4, और बी स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर के स्क्वायर मतलब सी टू द पावर 4 के 6, ये आ रहा है, के 6 आ रहा है ना, सी स्क्वायर के टू द पावर 4 इंटू सी स्क्वायर के स्क्वायर, सही है, अभी सही है ना, चेक कर लो। ए स्क्वायर का वैल्यू है सी स्क्वायर के टू द पावर 4 और बी स्क्वायर का सी स्क्वायर के स्क्वायर, अब पुट करो, अब कॉमन लो भाई, तो सी टू द पावर 4 के टू द पावर 4 कॉमन, के टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सी टू द पावर 4 कॉमन,
k टू पावर 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1, या अभी सही है, k टू पावर 4 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लो। a स्क्वायर मतलब c स्क्वायर k4 बाई c स्क्वायर, k4 या तो आ रहा है, k टू पावर 4 हो गया। ऐसा सम दे सकता है, क्लियर है। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप का सम्स है यहां पे वो है पार्टी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से सम्स। मैं कर नहीं रहा हूं बिकॉज बहुत सारे सम्स वैसे मैंने सॉल्व किया है। इस टाइप के सम्स, इफ x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देन prove that b square equals to 2a square x by x square plus 1। एक इस टाइप के सम्स, दोनों साइड में कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक साइड में करते हैं, मतलब वो ऐसे लिखते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, वो ऐसे लिखते हैं। देखो ध्यान से देखो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर यही ना भाई, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करते हैं, सही किया। बट इसका क्या, इसको चेंज नहीं करते, गलत हो जाएगा भाई। ये भी तो x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 होगा, तो ये सब गलतियां मत करना एग्जाम में, क्लियर है। चलो, आई होप दिस इज क्लियर। तो इस टाइप के सम्स प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और एक टाइप का सम्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर बाई बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी इज इक्वल टू 63 बाई 62। इस टाइप के सम्स को प्रैक्टिस करना, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं पहले बोल चुका हूँ इंपॉर्टेंट सम्स मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, इसलिए आई एम नॉट सॉल्विंग इन दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज मैट्रिसेस। ना जब मैट्रिसेस की हम बात करते हैं, मैट्रिसेस की हम बात करते हैं भैया, तो देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है बच्चों को, मल्टीप्लिकेशन में मैं देखा है कभी भी बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। एडिशन में तो इजी है भाई, सपोज ट्वाइस ऑफ एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, 2 3 माइनस 4 1 प्लस 1 0 माइनस 5 3। एडिशन करना है, पहले इसको अंदर ले जाओ, ये 2 अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, याद रखिएगा। तो 4 6 माइनस 8 2 एडेड टू 1 0 माइनस 5 3, तो ये 4 प्लस 1 5 6 प्लस 0 6 माइनस 8 प्लस और माइनस 8 माइनस 13 2 प्लस 3 5, हो गया आंसर खत्म, ठीक है। अगर माइनस होता तो माइनस कर लेते, 4 माइनस 1 3 6 माइनस 8 माइनस प्लस माइनस 3 हो जाता, 2 माइनस 3 माइनस 1 हो जाता, डन। तो माइनस हो प्लस हो स्केलर हो बाहर होगा, मल्टीप्लाई कर देते, ये तो क्लियर है आपको। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखिएगा। मैट्रिक्स होता है क्या भाई, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम, बस अभी के लिए इतना काफी है। और अगर आपने ऐसे अरेंज किया है 4 एलिमेंट को, तो इसका ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, 2 क्रॉस 2। इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1, 2 रो 1 कॉलम। आप कभी भी ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 प्लस 0 3, ये ऐड नहीं होगा, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, दे कांट बी एडेड, दे कांट बी सब्ट्रैक्टेड। मल्टीप्लाई का क्या कंडीशन है वो देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं बता रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 होते हैं, 1 1 होते हैं, बाकी सब एलिमेंट 0 0 होते हैं, उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके सिर्फ रो हो। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसका सिर्फ एक कॉलम हो, इसका एक रो है, इसका एक कॉलम है, इसको रो और कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स की बोलते हैं जिसका सब एलिमेंट 0 है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 2, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये सब आपको क्लियर होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं जो क्लास 10 में आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। इसके भी इंपॉर्टेंट सम्स मैंने करा दिए हैं। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के इसके सम्स थोड़ा आपको देखना है। मल्टीप्लिकेशन का
लॉजिक क्या भाई, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। और अगर कोई मैट्रिक्स है ए, वो मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स दिया सी, तो इसका ऑर्डर ए क्रॉस बी है, इसका ऑर्डर बी क्रॉस सी है, तो इसका ऑर्डर ए क्रॉस सी है। मतलब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो इक्वल नहीं है, तो आप उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, और रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऐसा होता है ए क्रॉस सी। फॉर एग्जाम्पल क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चेक करो, इसका है 2 क्रॉस 2, इसका है 1 क्रॉस 2, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। खत्म, और कुछ नहीं लिखना है। क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? चेक कर लेते हैं, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 1 कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो कैसा आएगा? वो 2 क्रॉस 1 आएगा। चेक करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए प्लस 3b, डन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम खत्म। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम c प्लस 3d हो गया। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, so 2 क्रॉस 2 into 2 क्रॉस 1 is 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, वरना आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। सही है? चलो एक सम करके दिखाते हैं हम। जस्ट अ सेकेंड, हमारा ये 8वां चैप्टर है, ठीक है, डन। मैं एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग को समझा रहा हूं, प्लीज उसे देखो, जिसको नहीं आता है एक वीडियो में ही ये एक सम में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दिया है आपको, पहले इजी सम लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं कि भैया एक सिचुएशन दिया a1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 3 माइनस 3 2 इज इक्वल टू 4, कहाँ गायब हो गया, b 11 4c। फाइंड द वैल्यू ऑफ abc। ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है, इसको मल्टीप्लाई करो, रो इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a इंटू 4 प्लस 1 इंटू माइनस 3, क्लियर है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम a इंटू 3 3 है, प्लस 1 इंटू 2 2, फिर फर्स्ट रो खत्म। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 4 4 प्लस 0 इंटू माइनस 3 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 3 3 प्लस 0 इंटू 2 0, एंड दिस इज इक्वल टू b 11 4c। अब ये कर लो, 4a माइनस 3 3a प्लस 2 4 3, दिस विल बी इक्वल टू b 11 4c। c इक्वल्स टू 3, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, मतलब उसके एलिमेंट्स भी सेम होंगे, corresponding element, तो c is 3, 3a plus 2 is 11, यहां से a निकल जाएगा, a is 3, 4a minus 3 is equal to b। चेक करो, तो 4 3 is 12, 12 minus 3 9, b equals to 9 निकल गया। ऐसे समझे, a into b is not equal to b into a, याद रखिएगा, अनलेस आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट आ जाए, दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है। और क्या बोलना था इसमें, हाँ, अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 माइनस 5 4, आपको ए स्क्वायर निकालने बोला, मोस्ट कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, 1 4 25 16, गलत है। आपको क्या करना पड़ता है, a इंटू ए करना पड़ता है भाई, 1 2 माइनस 4 1 2 माइनस 5 4, कर लो सॉल्व। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 10 माइनस 8, डायरेक्टली एक स्टेप में। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 8 10, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 5 माइनस 20 माइनस 30 माइनस 25, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस 10 8 माइनस 2, इस तरह करेंगे हम लोग। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहां पे मैंने इंपॉर्टेंस हम दे दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एपीजीपी। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें,
तुम्हें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, मैं एक लिख दे रहा हूँ 2 7 12 डॉट डॉट डॉट। देखो ध्यान से देखो, अगर ये पहला टर्म है A1 या A जो भी बोलो, A2 A3, एक चीज देख रहे हो कि अगर A2 माइनस A1 करोगे तो क्या मिल रहा है, 7 माइनस 2 5। A3 माइनस A2 करोगे तो क्या मिल रहा है, 12 माइनस 7 5। नेक्स्ट टर्म अगर 17 होता, A4 माइनस A3 17 माइनस 12 5। तो ऐसे सीरीज ऑफ नंबर को हम लोग इन AP कहते हैं। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जहां पे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू गोज ऑन A4 माइनस A3, जिसका वैल्यू होता है D, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे चला आ रहा है ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। सपोज 20th टर्म क्या होगा, हम कैसे निकालेंगे? सो an होता है a प्लस एन माइनस 1d, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। इस केस में 20th टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1, 20 माइनस 1 19, d क्या है 5। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो 2 प्लस दिस इज 95, दैट इज 97, which means the 20th term of this AP series will be 97। अगर एक फाइनाइट AP सीरीज है, मतलब जिसका लास्ट टर्म आपको पता है, तो लास्ट टर्म का वैल्यू भी क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1d, where n is the total number of terms। ना ये तो हो गया कि भैया मैंने जनरल टर्म निकाला, an इक्वल्स टू a plus n minus 1d, sum of n terms, Sn is n by 2, 2a plus n minus 1d, that is the sum of n terms, remember this, n by 2, 2a plus n minus 1d। am I clear? अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है, Sn equals to n by 2 a प्लस एल, फाइनाइट सीरीज के लिए a प्लस एल, a इज द फर्स्ट टर्म, एल इज द लास्ट टर्म, खत्म। इसमें कैसा सम देगा आपको, अच्छा जब भी अगर 3 टर्म, क्वेश्चन में रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइंड द 3 टर्म्स इन AP, तो टर्म को लोगे a माइनस डी, a प्लस डी, हमेशा याद रखना। फाइंड 3 टर्म इन AP, a माइनस डी, a प्लस डी, कितने बच्चे, a प्लस डी, a प्लस 2d कर लेते हैं, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन इससे टफ होगा, you'll be fuss out। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक कोई टफ सम देगा इसमें, यू नो, मतलब क्या बोलूं मैंने इंपॉर्टेंट सम करा दिया, ठीक है। जैसे कि बोल देगा फाइंड द 31st टर्म हुज इन AP, हुज 11th टर्म इज 38, 11th टर्म 38 दिया हुआ है, एंड हुज 6th टर्म इज 73, फाइंड द 31st टर्म। इस प्रकार का कुछ दे सकता है। तो भैया A11 क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1d, A6 क्या होगा, a प्लस 6 माइनस 1d। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर लो, a और d का वैल्यू निकाल लो, यहां पुट कर दो, A31 क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1d, हो जाएगा ना। इस टाइप का सम दे सकता है। फिर से सम निकालने बोल सकता है, आपको एक सीरीज दे देगा, बोलेगा उसका सम निकालो भाई। am I clear? लास्ट टर्म दे दिया, सम दे दिया आपको, और फर्स्ट टर्म निकालने बोल देगा। इस टाइप के सम्स दे सकता है, वैसे मैंने बोला ना, हाँ ऐसे सम देखो, इस टाइप के सम्स भी दे सकता है। जैसे कैसे दे देगा, the nth term of an AP is given by, the nth term of an AP is given by minus 4n plus 50, find the sum of first 20 terms। nth term मतलब देखो ध्यान से, nth term मतलब nth term या sum of n terms दिया हुआ है। the nth term मतलब फर्स्ट टर्म क्या होगा भाई, n की जगह 1 बैठा देंगे, n की जगह 1 बैठा देंगे, मतलब a होगा 11। सेकेंड टर्म क्या होगा, a की जगह n की जगह 2 बैठा देंगे, मतलब 7। थर्ड टर्म क्या होगा, n की जगह 3 बैठा देंगे, ये a2 a1। थर्ड टर्म क्या होगा, 3 होगा, चेक करो है कि नहीं।
तो ये आपका सीरीज निकल जाएगा, उसके बाद तो आप आराम से सम निकाल ही लोगे भाई। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 28th टर्म, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, चलो ये था एपी का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग जीपी का। जीपी में क्या होता है, एग्जांपल से समझो आप। 2 4 8 16, देखो 2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 निकाला है, 4 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 निकाला है, देख लो कांस्टेंट है। यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा 32, हम निकाल सकते हैं। तो यहां पे अगर देखोगे तो a2 बाई a1, a3 बाई a2, a4 बाई a3 सब सेम है। देखो ध्यान से देखो, 4 बाई 2 2, 8 बाई 4 2, 16 बाई 8 2। इसे हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो nth टर्म क्या होगा, a r to the power n minus 1, nth टर्म ऑफ अ जीपी सीरीज। लास्ट टर्म भी यही होगा, a r to the power n minus 1। क्लियर है? जैसे कि दे देगा आपको सपोज 5 by 2, 5 by 4, 5 by 8, फाइंड द 20th टर्म। सिंपल सा सवाल है। a आपका ये है, r निकालो, r क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, यानी कि 5 by 4 इंटू 2 by 5 हाफ। अब वैल्यू निकाल लो, a कितना बोला है, a 20th बोला है ना, ठीक है। a 20th क्या होगा, a r to the power n minus 1, 20 minus 1 19, यही हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना आप। क्लियर है? तो यही तो फॉर्मूला था, और तो कुछ फॉर्मूला नहीं। ओ सम भूल गया। सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी सीरीज इज a 1 minus r to the power n by 1 minus r, या फिर a r to the power n minus 1 by r minus 1। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब r का वैल्यू 1 से छोटा होगा। ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। ठीक है, और 3 टर्म इन जीपी बोलेगा तो a बाई आर a आर लेना, याद रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो इसमें और कुछ है नहीं, इसके इंपॉर्टेंट सम फिर से मैंने दे चुके हैं। जैसे बच्चे फॉर्मूलाज में रॉन्ग करते हैं, फॉर्मूलाज दे आर नॉट फेमिलियर विद, मैंने देखा है बहुत बार फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है बच्चों का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 पार्ट है इसके, रिफ्लेक्शन, सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पहले रिफ्लेक्शन समझते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। ये कुछ नहीं भाई, ये 2 नंबर लाइन है जो आपस में कट कर रहे हैं एट 0। 2 नंबर लाइन मैंने बनाया है जो परपेंडिकुलर है, जो आपस में कट कर रहे हैं एट 90 डिग्री एट 0। तो इसी को हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सब लाइन में पढ़ा है हम लोगों ने। सपोज एक पॉइंट है -2, 3 और मैं एक्स एक्सिस को अगर मिरर समझ लूं और ये बोलूं कि व्हाट हैपेंस टू द कोऑर्डिनेट -2, 3 व्हेन इट इज रिफ्लेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट हैपेंस। तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा और इसका रिफ्लेक्शन यहां बनेगा। जितना इसका दूरी है इस मिरर से उतना ही दूरी इमेज का होगा। मतलब ये यहां पे एक इमेज बना देगा ए का a', जिसका कोऑर्डिनेट होगा -2, -3। मतलब देख रहे हो, जब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट, जिसको ऑर्डिनेट बोलते हैं हम लोग, a, b, ये होता है एब्सिसा, ये होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का साइन बदल रहा है, ऑर्डिनेट का साइन बदल रहा है, और कुछ नहीं बदल रहा है। क्लियर है? इसी प्रकार अगर इसको वाई एक्सिस में हम लोग रिफ्लेक्ट करेंगे, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2, 3। इसी तरह अगर इसको हम वाई एक्सिस में रिफ्लेक्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा a', 2, 3। मतलब फिर एब्सिसा का साइन चेंज होगा, एब्सिसा का साइन चेंज होगा। क्लियर है? चलो
एक और हो सकता है केस, आप अबाउट ओरिजिन इसको रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करोगे तो क्या होगा, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। चेक करो, चेक करो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। एक्स एक्सिस को हम लोग y इक्वल टू 0 भी कहते हैं, वाई एक्सिस को हम लोग x इक्वल टू 0 भी कहते हैं। वन मोर पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज a,0 फॉर्म, a,0 उसका एब्सिसा का वैल्यू होता है, ऑर्डिनल का वैल्यू नहीं होता है। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0,b, उसका एब्सिसा का वैल्यू नहीं होता है, ऑर्डिनेट का वैल्यू होता है। और अगर सपोज ये 2,0 है, इसको मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो फाइनल आंसर भी सेम ही होगा। तो दिस पॉइंट इज इनवेरिएंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज एक्स एक्सिस इट इज इनवेरिएंट, और ये वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इनवेरिएंट है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है मेरा, क्लियर है। ये तो सिंपल केस है। एक ऐसा भी केस दे सकता है जहां पे आपको एक पॉइंट को एक लाइन में रिफ्लेक्ट करने बोल दे, मतलब आपका एक पॉइंट है सपोज 2,-3, उसको x इक्वल्स टू 2 में रिफ्लेक्ट करने बोला है। x इक्वल्स टू 2 नहीं, x इक्वल्स टू 4 सपोज। डायग्राम से पहले समझो फिर बताता हूं मैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 4 बहुत बड़ा बन जाएगा, इसको ले लेते हैं 1, x इक्वल्स टू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले x इक्वल्स टू 3 लाइन बना लो, 1 2 3। x इक्वल्स टू 3 इज अ लाइन which passes through 3,0 and it is perpendicular to x axis or parallel to y axis. Y equals to 3 is a line passing through 0,3 perpendicular to y axis or parallel to x axis. I hope clear हो गया होगा। अब ये पॉइंट प्लॉट करते हैं 1,-3, 1,-3। अब अगर ये मेरा मिरर है तो ये दो डिस्टेंस है तो यहाँ पे आएगा, मतलब इसका इमेज क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5,3 -3 सॉरी, ठीक है। यानी कि पहली बात तो जब x इक्वल्स टू समथिंग पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, x इक्वल्स टू समथिंग पे रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, एब्सिसा सिर्फ चेंज हो रहा है। और एब्सिसा कैसे चेंज होता है, याद रखिएगा, इसका साइन बदल देंगे प्लस, इसका साइन बदल देंगे प्लस ट्वाइस ऑफ दिस यानी 6, यानी कि a' क्या होगा 5 - 3, यानी कि a, b है तो x इक्वल्स टू k में क्या होगा -a + 2k, b। इसी प्रकार अगर कोई कोऑर्डिनेट है उसको मैंने y इक्वल्स टू 2 में रिफ्लेक्ट किया है तो एब्सिसा सेम होगा, ऑर्डिनेट का साइन बदलेंगे प्लस ट्वाइस इंटू k, दैट इज 1,7, यानी a, b reflected in y equals to k gives you a minus b plus 2k. Remember this and this आ सकता है। इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, सिंपल रिफ्लेक्शन सब। इसमें एक चीज याद रखना आप लोग, अगर कोई फिगर आ रहा है और ज्योमेट्रिकल नेम बोलना है, जैसे कि इसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या है बच्चे, डायमंड लिख के आ गया, रॉन्ग हो जाएगा, रोम्बस है। इस फिगर का नाम क्या है बच्चे, बोट लिख के आ गया, रॉन्ग है, ट्रेपीजियम है। इस फिगर का नाम क्या है, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल भी लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इस फिगर का नाम क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, खत्म। तो इस तरह नाम देना आपको। इस फिगर का नाम क्या है, काइट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, ऑक्टागन अगर 8 साइड हो तो इस तरह आपको नेम करना पड़ता है, समझ रहे हो। इसका नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल, खत्म। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिंग ट्राइंगल हो सकता है, क्लियर है। तो नाम लिखिएगा, बोट मत लिखे आ जाएगा, डायमंड मत लिखे आ जाएगा, क्राउन मत लिखे आ जाएगा,
बच्चे ने लिख दिया बोट, क्राउन, भाई ये ज्योमेट्रिकल नाम थोड़ी है मेरा भाई, 1 2 3 4 5 6 7, सेप्टागन, खत्म हो गया, यही लिखना था हमें। क्लियर है? चलिए, और ग्राफ इसमें आएगा ही आएगा, ठीक है, अगर आपको रिफ्लेक्शन पता है कर लोगे आराम से आप। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में पहला भैया कि ये एक पॉइंट है ए x1 y1, ये एक पॉइंट है बी x2 y2, इसको सी ने डिवाइड किया है m/n रेशियो में, और xy इसका कोऑर्डिनेट है, तो x का वैल्यू होता है mx2 n x1 बाई m+n, y का वैल्यू होता है my2 प्लस ny1 बाई m+n, ये याद रखिएगा, बस खत्म, और कुछ है नहीं इसमें। और अगर सी मिड पॉइंट है, अगर सी मिड पॉइंट है, देन x का वैल्यू क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2, बिकॉज m और n 1 हो जाएगा, और y का वैल्यू क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2, खत्म हो गया। क्लियर है? सेंट्रोइड, अगर एक ट्राइंगल है, ये मीडियन है, मीडियन मतलब क्या, ए बी सी, ये जो ए एम है वो बी सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मेन है मीडियन, वो इस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये पॉइंट जो है इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस बाई 3, ये याद रखिएगा आप लोग। क्लियर? इतना ही फॉर्मूला, इसमें ना वो टाइप के सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट a, 0 होता है, फिर y का कोऑर्डिनेट लेके कर लेना, रेशियो निकाल लेना। फाइंड द रेशियो इन विच दीज टू पॉइंट्स आर डिवाइडेड बाय y एक्सिस, उस टाइप के सम्स आप लोग अच्छे से कर लेना। क्लियर है? सेक्शन फॉर्मूला, और तो कुछ फॉर्मूला है नहीं इसमें, ठीक है। या फिर ऐसा भी समझ सकता है कि भैया एक पैरेललोग्राम दे दिया, ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट, सी डी, ए का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, डायगोनल जहां मीट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट पता है, बी और डी बोल दिया, निकाल ले। तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, उस लॉजिक से निकाल लेना, O इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, उस लॉजिक से निकाल लेना, इस टाइप के सम दे सकता है। क्लियर है? नाउ कम्स द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बड़ा ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत कुछ है समझने को, इन शॉर्ट बताता हूं जो आपको आना चाहिए। सबसे पहला टर्म है इंक्लिनेशन। देखो, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस को काट रहा है और एक एंगल बना रहा है, तो जो वो एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, उसी को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। खत्म। ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, what it makes with the positive direction of x axis, that is called inclination। और स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है tan थीटा। हाउ स्टीप अ लाइन इज, देखो ध्यान से, θ1 θ2, θ2 इज ग्रेटर है, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, tan के वैल्यू से निकल जाएगा, tan θ2 विल बी ग्रेटर देन tan θ1, m इज द स्लोप, tangent of the angle of inclination is known as the slope। ठीक है, स्लोप इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चलो इंटरसेप्ट क्या होता है समझो बात को पहले। इस लाइन ने एक्स एक्सिस को a, 0 पे काटा है, सपोज 4, 0, तो इसका x इंटरसेप्ट है -4 है या a है। इसने y एक्सिस को 0, b पे कैंसिल किया है, काटा है, तो b का वैल्यू कितना है, a, y इंटरसेप्ट कितना है, b है, सपोज 0, 3, तो y इंटरसेप्ट 3 हो, नेगेटिव भी हो सकता है इंटरसेप्ट। समझ में आया इंटरसेप्ट क्या होता है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है कि भैया y = mx + c, ये पहला फॉर्म है हमारा, m स्लोप है, c इंटरसेप्ट है, मैंने दिया स्लोप 1 है, c -5 है, इक्वेशन बताओ, तो y = mx + c, हो गया, खत्म, पहला फॉर्म। दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म था पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म।
अगर आपका एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप भी आपको पता है, तो इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। खत्म। ये दूसरा फॉर्म है, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तीसरा फॉर्म, 2 पॉइंट, अगर एक आपका स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है, मान लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो इक्वेशन क्या होगा? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 x माइनस x1। जहां पे अगर ये क्वांटिटी तुम देखो तो वो स्लोप के बराबर है, मतलब स्लोप होता है y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। कभी भी आपको बोलेगा फाइंड द स्लोप, 2 पॉइंट दिया हुआ है, निकाल लो। क्लियर है? और कोई फॉर्म था? आई डोंट थिंक सो। क्लास 10 में एक इंटरसेप्ट फॉर्म भी है। मान लो ये ए इंटरसेप्ट था, ये बी इंटरसेप्ट था। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। अगर मैं इंटरसेप्ट दे दूं कि x इंटरसेप्ट 5 है, y इंटरसेप्ट 2 है, तो इक्वेशन क्या होगा? x बाई 5 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। खत्म। सिंपल। आई बिलीव कि और टाइप के आपके नहीं है, ठीक है? तो कुछ छोड़ा तो नहीं है मैंने। पॉइंट्स को फॉर्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, हो गया तो ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा ध्यान से। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर मैंने बता दिया वैसे भी, तब भी लिख लो 1 2 3। ये लाइन क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड पासिंग थ्रू 0,3, तो इसका इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू 3। खत्म। y इक्वल्स टू माइनस 3। 1 2 3। अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, सपोज ये 2,0 से पास हो रहा है या परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो इसका इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू 2। एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x axis is in the form of y equals to b. Any line which is parallel to y axis, it's in the form x equals to 2, x equals to a, sorry. क्लियर है? चलो ये तो हो गया। हाँ, 2 लाइन अगर पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। अगर मैं कह दूं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन हम लोग ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन पैरेलल होगा जब इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम होगा। और स्लोप अगर सेम होगा तो आप नोटिस करना ना, वो लोग ना इक्वेशन ना सिर्फ कांस्टेंट वाले टर्म में डिफर करते हैं। सो इफ द स्लोप आर इक्वल, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, इफ द स्लोप्स आर इक्वल दे आर पैरेलल। स्लोप कैसे निकालते हैं? 2y प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। y को सब्जेक्ट बना दो, y को सब्जेक्ट बना दो। x के साथ क्या है? -3/2, यही मेरा स्लोप है। एंड 2 लाइन्स आर पैरेलल, द स्लोप विल बी इक्वल, द स्लोप विल बी इक्वल। बट इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1। मतलब अगर एक का स्लोप 2/3 है तो दूसरे का -3/2 होगा। साइन चेंज करके रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है? इसमें भी मैंने इंपॉर्टेंट सम्स दिए हैं। इस बार ना इसमें लगता है मुझे डायग्राम बेस्ड सम्स देगा। डायग्राम बेस्ड सम्स मतलब क्या है बता दे रहे मैं आपको। एक डायग्राम दे देगा, सपोज ये है, ये लाइन है, ये -1 है, ये सपोज 2 है, सपोज, ठीक है? सपोज ये एक लाइन है, दिस इज 6, ठीक है, दिस इज 8। आपको बोल सकता है कि भैया ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट निकालो। ए होगा 6,0, डी होगा -1,0, सी होगा 0,2, बी होगा 0,8। स्लोप ऑफ डी सी मान सकता है, स्लोप ऑफ ए बी मान सकता है। फिर बोल सकता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन या पासिंग थ्रू अनदर पॉइंट। समझ? तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे बन सकता है। डायग्राम बेस्ड सम आएगा ही आएगा। चलो, आई थिंक क्वेश्चन स्टूडेंट में और कुछ बचा नहीं, मैंने इंपॉर्टेंट सम दे दिया, आप लोग वहां से देख लो, ठीक है? चलो, मैंने
इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बिकॉज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग देखोगे भी नहीं, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है एक स्ट्रेच में देखना। तो ऑलमोस्ट 12 चैप्टर्स मैंने कवर किए इस वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर अगर आप लोग बोलोगे पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें बाकी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कवर करेंगे। एवरीबॉडी टेक केयर, स्टे बेस्ट।